दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में, संदीप IAS एकेडमी। आज का जो आर्टिकल है दोस्तों, वो बहुत हद तक या यूं कहें कि 100% इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर से लिया गया है, जो क्लास 9th की बुक में बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। यदि कोई आप लोग इस आर्टिकल को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट जो 9th क्लास में दिया हुआ है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से आपको 7 से 8 मिनट लगेगा उस चैप्टर को पढ़ने में, और उसको जब आप समझ जाएंगे तो ये आर्टिकल का स्टैटिक पार्ट तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, डायनेमिक पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आप यदि बुक नहीं भी रेफर करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, जिसमें इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और आपका अभी क्या इशू चल रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। अ केस फॉर अ रिवैम्प्ड नीड बेस्ड PDS। अ केस फॉर रिवैम्प्ड का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, इम्प्रूव्ड वर्जन। तो ये PDS की बात कर रहा है। PDS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये मैं बिल्कुल श्योर हूं कि सब लोगों ने PDS का नाम सुना होगा, या कुछ ऐसे लकी लोग होंगे जो PDS के ऑपरेशंस को भी काफी नजदीक से देखा होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब यही है कि जो BPL कैटेगरी के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको राशन कार्ड दिया जाता है और उस राशन कार्ड से वो उस फूड ग्रेन को अवेल करते हैं बहुत कम पैसे पे। ये गवर्नमेंट कराती है दोस्तों, कि गवर्नमेंट पहले खरीद लेती है फार्मर से और उसी ग्रेन को बहुत कम पैसे पे जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो गरीब लोगों की फैमिली है, उसको दिया जाता है। तो राजन, सुना है ना इसका नाम? PDS का नाम सुना है या नहीं सुना है? सुने हो ना? PDS में कम पैसे में दिया जाता है। तो ये कम पैसे में 2 या 3 रुपए में ये चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और हम आते हैं सीधे सीधे आर्टिकल के मूल कॉन्टेक्स्ट पे कि क्या है ये। देखिए, PDS सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है और इसको एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री के द्वारा PDS को लॉन्च किया जाता है और एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब फूड को अवेलेबल कराना डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जो खुद उनकी परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि उस फूड को अवेल कर सकें, उस फूड को परचेज कर सकें, तो उनको कम से कम दामों में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि उनको भी फूड मुहैया कराई जाए, जिससे जो स्टारवेशन या जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हम होते जा रहे हैं, आज भी हम टॉप पे हैं। बहुत सारी कंट्री जो हमसे छोटी कंट्री है, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। तो इसी PDS के थ्रू हम उस माल न्यूट्रिशन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू जो फार्मर्स होते हैं उनसे अनाज प्रोक्योर करता है, और सिर्फ प्रोक्योर ही नहीं करता है, इसके साथ साथ उसका स्टोरेज भी करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, और उसके बाद बल्क में स्टेट्स को दे दिया जाता है। स्टेट को क्यों दे दिया जाता है? ताकि स्टेट अपने अपने फेयर शॉप में उसको एलोकेट कर दें, और वहां पे जो भी BPL कार्ड होल्डर हैं उनको वो अनाज 2 रुपए, 3 रुपए, कहीं कहीं 1 रुपए और कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका डिटेल हम आगे देखेंगे। अब देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो अनाज को परचेज करती है फार्मर से, उनके सरप्लस को, थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो क्या क्या करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका प्रोक्योरमेंट करेगी, उनका स्टोरेज करेगी, उनका ट्रांसपोर्टेशन करेगी, और उसको बल्क में स्टेट्स को एलोकेट कर दिया जाता है, अलग अलग स्टेट्स को। अब स्टेट की बात आती है तो स्टेट की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें क्या क्या होता है? उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिजिबल फैमिली, कौन BPL कार्ड होल्डर है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है स्टेट। उसके बाद इशूज ऑफ राशन कार्ड को इशू करने की बात कहती है, और उसके बाद सुपरविजन करती है, सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग ऑफ द फेयर शॉप। जो फेयर शॉप है उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, इस चीज को भी सुपरवाइज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो दोनों के काम का डिवीजन है, साफ साफ दिख रहा है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उस सरप्लस को किसानों से खरीदेगा, फिर उसको प्रोक्योर करेगा, प्रोक्योर करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज के बाद जरूरत पड़ेगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू स्टेट्स को एलोकेट किया जाता है, जो स्टेट्स हैं, क्योंकि वो स्टेट को ही बेचते हैं, और उसके बाद स्टेट की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो एलिजिबल फैमिली है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद एलिजिबल फैमिली को आइडेंटिफाई करने के बाद राशन कार्ड इशू करना, और उसके बाद फेयर शॉप की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, इसको भी इंश्योर करने की, इसको भी सुनिश्चित करने की पूरी जवाबदेही हमारे राज्य सरकार को होती है, स्टेट गवर्नमेंट को होती है। अब हम आगे आते हैं कि इशू यह है दोस्तों कि सब्सिडी का अमाउंट बढ़ते ही जा रहा है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है हमको 2 रुपए 3 रुपए में, एक्चुअली 2 रुपए 3 रुपए में तो खरीदती नहीं है वो, किसानों से 10 रुपए 15 रुपए ऐसे खरीदती है वो, लेकिन हमको मतलब जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं या अंत्योदय अन्न योजना जो एवाई वाला कार्ड होल्डर लोग हैं, उनको ये काफी कम पैसे पे देती हैं। तो इससे क्या हुआ है कि सब्सिडी बढ़ते ही जा रही है। डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 2016-17 से लेकर 2019-20 के बीच में जो सब्सिडी थी वो 1.65 लाख करोड़ टू 2.2 लाख करोड़, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों कि इसी तरीके से सब्सिडी बढ़ती गई तो फ्यूचर में 2.5 करोड़ सब्सिडी, 2.5 लाख करोड़ यहाँ पे है, 2.5 लाख करोड़, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी हमको देना पड़ेगा। तो अब इतना ज्यादा अमाउंट है तो इसको कैसे टैकल किया जाए, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है कि इसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सब्सिडी बढ़ते जा रहा है। आप एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 67% लोग इस ब्रैकेट में आते हैं, 67% लोग ये बीपीएल कार्ड के थ्रू जो भी उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आते हैं। अब इशू प्राइस क्या होता है मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके 9th क्लास की बुक में भी दिया है कि दोस्तों जब किसान से इसको ध्यान से सुनिएगा, जब किसान से कहीं ना कहीं ये सेंट्रल इशू प्राइस भी लिखा हुआ है और इशू प्राइस दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब किसान से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदती है सामान मतलब अनाज, उसके बाद उस अनाज को स्टेट को देती है, तो स्टेट को भी फ्री में नहीं देती है, स्टेट को भी कुछ पैसे में देती है, और जिस पैसे में स्टेट को देती है उसी पैसे को हम इशू प्राइस कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दाम पे स्टेट गवर्नमेंट को बेचती है, स्टेट गवर्नमेंट को देती है, 2 या 3 रुपए ही होता है ऑन एन एवरेज, तो उसको हम इशू प्राइस कहते हैं। अब इसको सब्सिडी को कम करने के लिए 2-3 सजेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, राइटर भी इस पे लिखते हैं कि या तो थोड़ा सा दाम बढ़ा दिया जाए ताकि सब्सिडी कम हो सके। तो दाम बढ़ाने में 2 चीजें आएंगी, एक तो ये कि स्टेट थोड़ा ज्यादा पैसे में खरीदे, जहां 2 रुपए में खरीद रहा है वहां पे 3 रुपए में खरीदे सेंटर से, बहुत अच्छा हो जाएगा, सेंटर का बर्डन कम हो जाएगा। या ये सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी जाए कि जिनको अनाज दिया जा रहा है उनको 3 रुपए, जो जिनको आप दे रहे हो उनसे 4 रुपए ले लो, जिनको 2 रुपए दे रहे हो उससे 3 रुपए ले लो, तो बर्डन सीधे चला जाएगा बेनिफिशियरी के पास। तो ना इसमें स्टेट की टेंशन होगी ना सेंटर की टेंशन होगी। लेकिन एक खूबसूरत बात है कि स्टेट ने तीसरा ऑप्शन निकाल लिया, उसने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम जनता से पैसे नहीं लेंगे, उनके पैसे को इंक्रीज नहीं करेंगे, इसीलिए पैसे आप ही दीजिए। इस बात पे स्टेट एग्री नहीं है कि स्टेट पैसा दे या फिर स्टेट उन लोगों से पैसा ले जो बेनिफिशियरी हैं। इसके पीछे अपने रीजंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजंस ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की यदि हम बात करें तो आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं। 1983 और इवन 67, 83 की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट कम्युनिटी देख रही है, 1983 में आप पैदा नहीं हुए होंगे ऑन एन एवरेज। तो 1983 में तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू हैं अभी भी, तो तेलुगु देशम पार्टी ने एक अपना मैनिफेस्टो रखा था कि 2 रुपए पर केजी अनाज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यदि वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और जीतते हैं, तो उनका मैनिफेस्टो था 1983 में 2 रुपीज पर केजी। अब देखिए कि उन्होंने 2 रुपए उस समय रखा था 1983 में, मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1983 में भी 2 रुपए से ज्यादा महंगा अनाज मिल रहा होगा, तभी तो 2 रुपए उन्होंने रखा होगा ना। और इसी मैनिफेस्टो के साथ वो इलेक्शन जीत भी गए। और आज भी 67 से यदि आपका गणित सही है तो 2021 चल रहा है, तो आज भी 30 साल से ज़्यादा हो गया, 30-40 साल होने को हैं।
आज भी 2 या 3 रुपए ही मिलता है। आप सोचिए कि 1983 में जो सामान आप जितने में खरीदते थे, क्या वो सामान आज भी उतने ही पैसे में मिल रहा है? ऑब्वियसली नॉट, उतने में नहीं मिल रहा है। 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है हर सामान में। तो लेकिन वो 2 रुपए केजी जो 1983 में जो अनाज मिलता था, आज भी वो 2 या 3 रुपए केजी ही मिल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी जब इसको बनाया था तो बोला था कि हर 3 साल पे दाम रिवाइज करेगा। 2013 में बनाया गया था और गवर्नमेंट ने बोला था कि हर 3 इयर्स के बाद इसके प्राइस को रिवाइज किया जाएगा, लेकिन आज तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि इस चीज के लिए स्टेट मना क्यों कर रही है? क्योंकि ये तो उनके रूल में था कि 2013 के बाद हर 3 साल के बाद रिवाइज करेंगे। स्टेट इसलिए मना कर रही है कि इसमें पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि जनता के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि वृद्धा पेंशन कम हो गया, विडो पेंशन कम हो गया। बढ़ाते जरूर हैं, कम नहीं करते हैं ऑन एन एवरेज। तो इसी तरीके से ये 2 रुपए या 3 रुपए केजी जो अनाज मिल रहा है उसको कम नहीं करेंगे। कम करेंगे तो फिर इनको वोट नहीं मिलेगा, लोग लुभावन बजट नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए पॉलिटिक्स की वजह से 1983 में भी 2 रुपीज केजी था, आज भी 2 और 3 रुपीज केजी है, और आने वाले टाइम में कब तक रहेगा 2 और 3 रुपीज, नोबडी नोस। तो ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है। कह रही है कि सेंटर ही पूरा का पूरा पैसा दे, और जो भी आपको 2.5 लाख करोड़ है वो भी हमारे पास जल्दी ही आ जाएगा। उतना ज़्यादा डिफिसिट होने वाला है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या? अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे अंत्योदय योजना में 1 रुपए में उड़ीसा के लोगों को मिलता है अनाज 1 रुपए में। इसके साथ साथ बिहार में 3 और 2 रुपए का हिसाब किताब है, और तमिलनाडु में तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्री ऑफ कॉस्ट देने से आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं 1 या 2 रुपए या 10 रुपए। सारे लोगों के पास एकदम से पैसा नहीं होगा, 1, 2 रुपए, 3 रुपए तो जरूर अफोर्ड कर सकते हैं। उड़ीसा वाले में भी यही कहानी है कि 1 रुपए में वो दे रहे हैं। तो स्टेट्स, इवन वेस्ट बंगाल में भी, कर्नाटका में भी फ्री में बहुत सी फैमिली को दी जाती है। तो ये फ्री में देने का सिस्टम समझ से परे है राइटर के हिसाब से। वो कहते हैं कि उनसे कुछ तो पैसा लिया जाए। यदि स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो सेंटर के बर्डन को कम करने के लिए पब्लिक से 1-2 रुपए बढ़ाया जा सकता है, जिसको स्टेट पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कर रही है। नहीं तो फिर उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, किस बिना पे वो वोट मांगेंगे। तो इसका वे फॉरवर्ड यदि हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक कमेटी ने एक रिकमेंड किया कि अभी 67% लोग इस स्लैब में आते हैं, 67% से घटा के 40% कर दीजिए, अपने आप पैसा कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। 67% लोग सच में, ऐसा नहीं है कि उनके पास 2-3 रुपए हैं तो 4 रुपए नहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। 10 रुपए की तो चाय मिलती है आज के डेट में, तो 2-3 रुपए वो इंक्रीज कर सकते हैं। और नहीं तो 40% पे लेके आइए। 67% में बहुत वेल ऑफ फैमिली होंगे, वेल टू डू फैमिली होंगे, उनको आप हटा दीजिए और 40% पे लेके आइए, फिर हम रिड्यूस कर सकते हैं इस फिगर को। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये गैस सब्सिडी की बात कही थी कि अपनी स्वेच्छा से आप सब्सिडी छोड़ दीजिए। यदि आप कैपेबल हैं कि आप उस चीज़ को एफोर्ड कर सकते हैं, गैस सिलेंडर के प्राइस को, तो आप सब्सिडी मत लीजिए। तो बहुत लोगों ने ऐसा किया। तो यही चीज़ क्या हम इसमें नहीं कर सकते हैं कि सब्सिडी, कुछ लोग जिनको लगता है कि वो एफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी ऐसे ही छोड़ दें। तो एक कैंपेन इस तरीके से भी चलाने की ज़रूरत है कि गिव अप ऑप्शन करके एक कैंपेन चलाया जाए, जिससे क्या होगा कि जो एफोर्ड कर सकेंगे वो सब्सिडी छोड़ देंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्लैब सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाए। स्लैब सिस्टम का मतलब ये है कि आप डिवाइड कर दो, जो बहुत ही गरीब हैं उनको फ्री में दे दो। लेकिन क्या सबको फ्री में देना सही बात है? ऑब्वियसली नॉट। जो तमिलनाडु कर रहा है, जो कर्नाटका कर रहा है, जो वेस्ट बंगाल कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम देने की जरूरत नहीं है, या सबको 1 रुपए में देने की जरूरत नहीं है, या सब बिहार जो कर रहा है 2 या 3 रुपए ले रहा है, तो सबको 2 या 3 रुपए में, जो गरीब है उनको बेशक फ्री में दे दीजिए, आप 1 रुपए में दे दीजिए या फ्री में दे दीजिए। लेकिन जो एफर्ट कर सकता है उससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। स्लैब सिस्टम का मतलब कि कैटेगराइज कर देना, सेग्रीगेट कर देना, कंपार्टमेंटलाइज कर देना, डिवीजन कर देना, स्ट्रैटिफाइड कर देना, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दीजिए। और जो भी जिसकी भी इकोनॉमिकल कंडीशन जैसी है उस तरीके से आप उनसे पैसे ले लीजिए। तो ये 3 ऐसे हमारे जो सजेस्टिव अप्रोच हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। 67% से 40% तक लाया जाए उस रेशियो को। इसके साथ साथ
ऑप्शन दे दें कि जो एफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी ले ही नहीं, और तीसरा कि ऐसा ही कहानी है तो स्लैब सिस्टम कर दीजिए। जो सबसे गरीब हैं उनको आप बेशक फ्री में दीजिए, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे वाले हैं 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, उनसे आप पैसे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत प्यारा आर्टिकल है। प्लीज़ आप कमेंट करें, आपके कमेंट करने से आपकी राइटिंग, आपके कंटेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी। तो आप जरूर कमेंट करें कि आपने इस पूरे आर्टिकल से क्या सीखा। थैंक यू सो मच।